नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि वास्तविक तैयारी, असली जो तैयारी है वो मुख्य परीक्षा की ही तैयारी है। इसी के आधार पे आपकी रैंकिंग तय होती है, बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं मुख्य परीक्षा के आधार पे। और अगर ये बात आप नहीं जानते हैं तो सही मायने में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें 4 वीडियोस की सीरीज़ है। पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस की बात हो रही है। आपको अच्छे से पता है कि अभी हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं मेंस के लिए। जिन दोस्तों का प्री हुआ है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। सबसे पहले मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स कवर कर लीजिए। उसके बाद से कुछ 1-2 महीने बाद जब प्री की बारी आएगी, आप बहुत आसानी से उस पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हम पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं, प्री निकल जाएगा तो देखेंगे, पहले प्री तो निकले। ऐसा नहीं है। पैटर्न अब ऐसा हो गया है कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करते तो प्री के 100 में से कम 30-40 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछा कहाँ से गया है। आपको हवा ही नहीं लगेगी कि कहाँ से पूछ लिया गया, क्यों इस तरह से पूछा गया है। उस लेवल की समझ मुख्य परीक्षा की तैयारी करने से आती है। इसलिए भी अगर सिर्फ आप प्री वाले व्यक्ति हैं ना, तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। और मान लेते हैं जैसे तैसे करके आप प्री निकाल भी लेते हैं तो क्या कर लेंगे, मेंस में सिर्फ भीड़ बन के रह जाएंगे। इसलिए आप समझिए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये बात सुनी है, समझी है कि हाँ, मुख्य परीक्षा पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन हालत ये है 99% लोगों की कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अक्सर, कि ऑटो में बैठे और ऑटो वाले से कह रहा है चलो भैया, और वो पूछ रहा है आपकी ओर देख के कहाँ जाना है, आप कह नहीं चलो चलो। यही होता है। हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह से तैयारी करते हैं, किताब लेके आ जाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। चलो अब कहाँ जाएंगे, उस किताब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपको क्या चाहिए उस किताब से। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है। इसीलिए हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, होता कुछ नहीं है। बाद में हम कहते हैं या दूसरे भी कहते हैं जो हमारी मेहनत देखते हैं, अरे बहुत पढ़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, हुआ कुछ नहीं। उस पढ़ाई का कोई मतलब है भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा हो, चाहे प्री हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्या पढ़ना है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुख्य परीक्षा में यूपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछती है। सिलेबस के बाहर प्रश्न नहीं आता, ध्यान रखिएगा। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यूपीएससी ने सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछा हो। कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और हैं भी। कहते हैं कि पता नहीं यूपीएससी कहाँ से पूछ लेती है। जिनको सिलेबस की समझ नहीं है वो ही ऐसी गलती करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। ये देखिए, ये जीएस पेपर 1 है, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद 2, 3, 3 ऐसे 4th सबका हम बात देखेंगे। एक चीज़ मैं बताऊं, आगे बढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है, आज मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, लेकिन पैरेलल मैं एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, नोट पेपर वाइज। जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, 2013 से लेके अभी तक का, मान लीजिए एक टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, अभी अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। लेकिन इसको ठोस रूप देने के लिए और तैयारी को सही दिशा देने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आज तक इस सिंगल टॉपिक से कितने तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया है। जब आप उस चीज़ को जान लेंगे तो समझ जाइए कि आपका रास्ता बना हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 1-1.5 महीना तैयारी करेंगे, आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि क्या पढ़ना है, आपको पता है कैसे पढ़ना है, और ये भी पता है कि कहाँ से पढ़ना है। सब कुछ क्लियर हो जाता है। जिनको ये चीज़ नहीं पता होती वो सिर्फ मेहनत करने वाले प्राणी हैं, भीड़ का हिस्सा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। कितने मिनट बात हो गई भाई? 4 मिनट बातें हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखिए, आपके सिलेबस में जीएस पेपर 1 में ये लाइन लिखी हुई है, टॉपिक नंबर 1 है, ध्यान से समझिएगा। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये लाइन पढ़ने पे या रट लेने पर एक बार लगता है कि थोड़ा सा ठीक आइडिया लग गया, कोई आइडिया नहीं लगा। इसमें इतनी सारी बातें छिपी हुई हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लाइन कह क्या रही है। मैं थोड़ा समझाता हूँ कि इसमें क्या पूछा जाता है, इसीलिए आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। कहा जा रहा है कि जो इंडियन कल्चर है उसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक आधुनिक काल में
कला के कितने रूप रहे हैं आपको कला में पता है, जैसे नृत्य कला हो गई, संगीत कला हो गई, इस तरह से जितने कला के रूप हैं जो खास खास हैं। देखिए लिखा है मुख्य पहलू, ऐसा नहीं है कि कला में कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मुख्य पहलू शामिल होंगे कला के जो रूप हैं उनके। साहित्यिक जो क्वेश्चन आते हैं, साहित्य में क्या क्या योगदान दिया गया है, किस तरह से उसका विकास हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। और जो वास्तुकला है, वास्तुकला का मतलब आप समझ लीजिए जैसे घर और बनता है ना, बिल्डिंग मंदिर बना दिए, महल बना दिए, उस टाइप का, तो उसके जो मुख्य पहलू रहे हैं, आप देखें मुगल पीरियड की बात करें, चाहे सिंधु सभ्यता में चले जाएं, चाहे आधुनिक काल में चले आएँ, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है, ये पहला टॉपिक है आपका। आगे बढ़िए, इसके बारे में और विस्तार से मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे ना, एक एक करके एग्जाम्पल। कि देखिए ये जो वास्तुकला है, तो वास्तुकला में आज तक यूपीएससी ने पता है क्या पूछा है, कम से कम 2013 से लेकर अब तक 3 या 4 बार सिर्फ यही पूछ लिया है। ये जो बौद्ध मूर्ति कला है, जिसमें आप देखते हैं कि अमरावती कला है, गंधार शैली है और इधर मथुरा शैली है। तो गंधार शैली पे ही क्वेश्चन कई बार 3 बार पूछ लिए गए हैं कि उस पर क्या असर है उधर ईरान का और बाकी चीज़ों का। तो वो इस टॉपिक में किस पर यूपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस करती है, वो जानने के लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि पहला टॉपिक हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या पढ़ना है। टेंशन मत लीजिए, इसमें आप पहली नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि यार इसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा नहीं पढ़ना है, यूपीएससी को समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। और मैंने सबूत भी दिखाया कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 300 टॉपिक सेलेक्ट किए थे प्री में और 55 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सबूत वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, यानी कि मान लीजिए 1750 के आसपास से वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। अब यहाँ वर्तमान समय तक का मतलब आप आज़ादी के आसपास तक ले सकते हैं, वो क्वेश्चन आप देखेंगे ना सब समझ आएगा। और इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, ये क्या कहा जा रहा है। यानी कि 18वीं सदी से लेकर के वर्तमान लगभग 250 सालों में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें 1857 की क्रांति में मुख्य परीक्षा में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं। और जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पहले भी क्वेश्चन आए थे। तो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं आप देखिए। अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर कब्जा किया देश पे, उस दौरान काफ़ी घटनाएँ घटी हैं, जैसे कि आंदोलन वगैरह हुए, नील विद्रोह हुआ। अभी 1857 की क्रांति की बात करें, बक्सर की लड़ाई हुई, पानीपत का प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनका जो महत्व है, जिनका जो असर है वो बहुत लंबा चला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। और व्यक्तित्व, कौन कौन से व्यक्तित्व रहे। अब ये व्यक्तित्व सामाजिक सुधार करने वाले भी हो सकते हैं, राजा राम मोहन राय जैसे, या फिर आंदोलन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और इससे संबंधित जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे उभर के आते हैं, उनका विश्लेषण करना है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज़ ये वाली जो मुख्य परीक्षा में पढ़ाने वाला हूँ, PDF नोट देने वाला हूँ अभी ग्रुप में, वो सारी चीज़ें मैं इसी के आधार पर तैयार कर रहा हूँ। और एक मज़ेदार बात बताऊँ, इस चैनल की सबसे खास बात यही है कि मैं एग्ज़ाम के बाद सबूत दिखाता हूँ। अभी एग्ज़ाम होगा, फिर मैं सबूत दिखाऊंगा कि देखिए मैंने मेंस में ये टॉपिक्स पढ़ाए थे, और यही टॉपिक्स यूपीएससी ने अभी 2022 के मेंस में पूछ लिया, या 2023 के मेंस में पूछ लिया, 2024 के मेंस में पूछ लिया, ठीक है। चलिए तीसरा जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम। अब ये देखिए मज़ेदार बात, अभी हमने देखा कि 18वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक तक, उसमें स्वतंत्रता संग्राम के तत्व शामिल होंगे, लेकिन अलग से इसको शामिल किया गया। इसके भी कई कारण हैं। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने क्या क्या चीज़ें की, कौन कौन से प्रयास किए। उसमें क्या है, इसके विभिन्न चरण। आप देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण क्या क्या हो सकते हैं। ख़ास तौर से इस पर जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं वो कांग्रेस को पकड़ते हुए 2 चरण तो यहीं से बांट देती है यूपीएससी, कि कांग्रेस में एक समय जब नरम दल था तब हम किस तरह से अंग्रेज़ों के प्रति अपना रवैया रखते थे, जब गरम दल आया तब हमारा रवैया कैसे चेंज हुआ, उसके बाद से थोड़ा चरण बदला, अंग्रेज़ हमारी तरफ विनम्र हुए, हमसे बातचीत करने लगे। तो ये जो विभिन्न चरण हैं, इनको सीधे सपाट में पूछा जा सकता है। और विभिन्न चरणों में जो घटनाएं घटी हैं, जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन उसके आसपास हुआ, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछ लिए मेंस में, ठीक है। तो ये विभिन्न चरण कौन कौन से रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के, आप इसे देखेंगे किताबों में, ये साफ साफ लिखा भी है। और देश के विभिन्न हिस्सों में से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, विभिन्न हिस्सों से, साउथ में आप चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, उत्तर भारत में आए,
पश्चिमी भारत में जाएं, तो अलग अलग हिस्सों से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने योगदान दिया है, उनके बारे में पूछा जाता है। और इसी टॉपिक से अब देखिए, कई बार महात्मा गांधी जी से प्रश्न आ गया, कई बार ऐसा है कि महात्मा गांधी जी के विचारों से और अंबेडकर जी के विचारों से तुलना कर दी गई। ऐसा पूछ लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों से पूछ लिया गया। तो इससे जो है आप समझ पाएंगे कि इस टॉपिक में कहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये जो व्यक्तित्व हैं, ऐसा नहीं किसी को भी उठा कर नहीं पूछ लिया जाता, जो जिनकी ज़्यादा चर्चा है, जिन्होंने ज़्यादा बड़े योगदान दिए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, उनका योगदान यहाँ लिखा भी है कि उनका क्या योगदान रहा है। ये सिलेबस का हिस्सा, यही आपको पढ़ना है। वरना इतिहास में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप खुद इतिहास बन जाएंगे पढ़ते पढ़ते। आगे देखिए, यह इंटरेस्टिंग है और यहाँ से सीधे सपाट क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। जब हम आज़ाद हो गए तो कैसे अलग अलग जो रियासतें थीं उनको हमने एक किया, उस समय क्या क्या मुद्दे उभर कर आ रहे थे। अब इसको आधार बनाकर पटेल जी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा है पुनर्गठन। पुनर्गठन में ये बात शामिल है कि जब राज्य बनाने की बात हो रही थी तो आंदोलन आंध्र प्रदेश में होने लगा कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, और इस मुद्दे को लेकर के कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, कई बार इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यूपीएससी ने पूछ लिया है कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो ये आज़ादी के बाद की बात है कि आज़ादी के बाद कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसके तहत एक और चीज़ आप जोड़ सकते हैं, चाहे इसके तहत जोड़िए, चाहे ऊपर दूसरा जो टॉपिक था जो है वर्तमान समय तक इतिहास, उसमें चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इस पर क्वेश्चन आए हैं। ध्यान रखेंगे, शरणार्थियों का जो संकट था उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आज़ादी के बाद की घटना है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद आगे बढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, और अगर आप किसी से पूछने जाएं कि विश्व के इतिहास में क्या पढ़ें, तो इतने भारी भारी लेखकों की किताबें आपको रिकमेंड कर दी जाएंगी कि समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सीधा सीधा यूपीएससी ने जो लिखा है उसी से आज तक प्रश्न पूछा है, उससे बाहर नहीं पूछा है। आपके पास कोई भी किताब हो, इन टॉपिक्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यूपीएससी क्या कहती है, 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, सीधा सीधा यहीं से इसी का विस्तार कर दिया गया है। 18वीं सदी और उसके बाद की क्या घटनाएं रही हैं। यथा का मतलब जैसे औद्योगिक क्रांति हुई 2013 में, औद्योगिक क्रांति से यूपीएससी ने पूछा था 13 या 14 में। विश्व युद्ध हुए हैं 2, उनसे क्वेश्चन आए हैं, उसके आसपास की चीज़ें, उसका प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, जैसे क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास, आप देखिए किसी ने कहीं कब्जा कर लिया, कहीं कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद से एकीकरण हो रहा है, दोबारा से सीमांकन हो रहा है कि ये मेरा देश था, मेरा क्षेत्र था। तो उसमें जो मुद्दे हैं, जैसे इटली का एकीकरण हुआ, चाहे जर्मनी का हुआ, इससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ना होता है। इसमें आगे बढ़ेंगे तो उपनिवेशवाद क्या है और इसका क्या असर पड़ा दुनिया पर, हम भी तो उपनिवेश बने थे ना, इसे आपको समझना पड़ेगा। इसका इकोनॉमिक जो पहलू है उसे समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उपनिवेशवाद किसी देश की इकॉनमी पर और उसके कल्चर पर कैसे प्रभाव डालता है और बाद में भी कैसे प्रभाव दिखता है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और ये जो इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि पूछ कहाँ से लिया गया। यूपीएससी पूछ लेती है कि अफ्रीका में, अभी हाल फिलहाल में पूछा था, अफ्रीका में कोई व्यक्ति जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया, वहाँ से पूछ लिया गया। तो हमें लगता है ये कहाँ से आ गया, अरे यहीं से आया। उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए दुनिया भर में संघर्ष हुए, खासतौर से एशिया और अफ्रीका की बात करेंगे। तो ये कौन कौन से संघर्ष थे, किस तरह की बातें थी, क्या मुद्दे थे, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद राजनीतिक दर्शन कौन कौन से उभरे हैं, इनका पूरी दुनिया पे असर है, आज भी असर है, और उम्मीद करती है यूपीएससी कि आप इसे समझें। जैसे साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, कैसे ये समाज में अभी जिंदा है, कैसे आप इसे देख सकते हैं, समाजवाद क्या है, इनके बारे में आपको जानना है। और ख़ास तौर से ये जानना है कि इनका स्वरूप कैसे बदला है, अभी का क्या स्वरूप है, शुरू में क्या स्वरूप था, और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। बस यही है वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपको यही जानना है, इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही टॉपिक्स हैं। आगे बढ़िए, ये सब फर्स्ट पेपर में। एक चीज़ मैं बताऊँ, फर्स्ट पेपर में आपको मोटे तौर पे 2-3 विषय दिखेंगे। एक हिस्ट्री है, उसमें भी 2 पार्ट कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। इसके बाद से वर्ल्ड हिस्ट्री भी कर लीजिए, तीसरा पार्ट हो गया। फिर इंडियन सोसाइटी की बात होती है, उसके बाद से ज्योग्राफी की बात होती है। अब इसमें अगला जो सेक्शन है वो
भारतीय समाज की तरफ जाएगा। और सीधा सा एक टॉपिक है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। आपको इसी को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। मुख्य विशेषताओं में क्या है, हमारे यहाँ क्या विशेषता है ज़रा बता दीजिए। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, हमारे यहाँ दहेज का सिस्टम है, पहले सती व्यवस्था थी। ये मुद्दे हैं, छुआछूत की का मुद्दा है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारी कोई खासियत नहीं है, लेकिन मतलब ये समस्या है, एक बीमारी है। इसको पकड़ के इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए, यहाँ से यूपीएससी पूछ लेती है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हमारी विशेषताओं में क्या क्या शामिल है, हम दुनिया को क्या पॉजिटिव दे पा रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और भारत की विविधता, इस मुद्दे को लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछती है, क्योंकि कई तरह के आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से कई तरह की समस्याएं होती हैं। मॉब लिंचिंग की समस्या कभी हो जाएगी, वहाँ से यूपीएससी पूछ लेती है। या फिर सांप्रदायिकता, हालांकि अलग से टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन एकता में विविधता वाली जो बात है, या विविधता में एकता वाली बात है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी के आधार पे आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, ये चीज़ आप समझेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, ध्यान से देखिए। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है, चाहे आप किसी भी साल एग्ज़ाम दें। क्या है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। समाज में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की क्या भूमिका है और इनसे संबंधित संगठन कौन कौन से बने हैं। लेकिन इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा यूपीएससी अलग तरीके से बनाती है कि इसके फंक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महिलाओं की भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए, महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए, उस तरह के एंगल से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। आगे जनसंख्या और इससे संबंधित मुद्दे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, इससे क्या क्या इशूज सामने आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। गरीबी और विकास से संबंधित समस्याएं जो हैं, उस पर क्वेश्चन आ रहा है कि गरीबी हमारे यहाँ जो स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या किया गया है, वहाँ प्रश्न आता है। शहरीकरण से क्वेश्चन आता है, और आजकल शहरीकरण कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो शहरीकरण, उनकी क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का उपाय क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। शहरों में आप क्या देखिए, प्रदूषण की समस्या है, रहने की समस्या है, यातायात की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्या हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीज़ आपको पढ़नी है। आगे बढ़िए। अगला जो टॉपिक है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। देखने में एक लाइन का टॉपिक है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से हर साल क्वेश्चन आता है। और मान लीजिए जीएस पेपर 1 में नहीं आया, इसके बावजूद सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहीं ना कहीं हर साल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भूमंडलीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है। इस पर मैंने शायद वीडियो बनाई है, फिर से विस्तार से बनाऊंगा, इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ ये नहीं कि भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम दुनिया से जुड़ रहे हैं तो हम भी तो प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे और भी चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चर हो, उस पर हम भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये जो संबंध है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आप देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। आप अभी से कल्पना करिए, जो बातें अभी तक मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी बौद्धिकता का स्तर क्या होगा, और उन लोगों से आप कितने अलग हो जाएंगे जो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं और ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि प्री निकल जाएगा तब भी मेंस नहीं निकलेगा। आप अलग हो जाएंगे। यही सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे चलिए। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक सशक्तिकरण और संप्रदायवाद। यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं। क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता पर बार बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है। कभी कभी तो लगातार बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं। धर्मनिरपेक्षता में जो विशेषताएं हैं, भारतीय मॉडल जो है उसकी तुलना पश्चिमी मॉडल से की जाती है। पश्चिमी मॉडल मतलब जो यूरोपीय देश है, वहाँ से क्या करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या धर्मनिरपेक्षता जो हमारी है उसके क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सांप्रदायिकता पे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्षेत्रवाद क्यों बढ़ रहा है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, ये क्षेत्रवाद है क्या, पहले तो यही समझना है। ये सारी चीज़ें। सामाजिक सशक्तिकरण कैसे किया जाए, सरकार क्या उपाय कर रही है, हम क्या कर सकते हैं, समाज के जो सामाजिक सोसाइटीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रशासक के तौर पर आपको यही सब तो करना है। ये सिलेबस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको जांच लिया जाए कि आप क्या क्या जानते हैं, आपका ज्ञान कैसा है। ये इसलिए भी है कि आप ये सब चीज़ें जानते रहेंगे तभी आप अच्छे से प्रशासन में काम कर पाएंगे। देख लीजिए आगे। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ये एक लाइन में लिख दिया गया है।
और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़नी होती है। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। जैसे अब इसमें भौतिक भूगोल में आप 3 चीज़ें पढ़ते हैं मोटे तौर पे। एक स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, एक वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और एक जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी जैसे प्लेट टेक्टोनिक पे क्वेश्चन आ गया, समुद्री धाराओं पे क्वेश्चन आ गया, वो सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। बाकी चक्रवात वगैरह से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा अलग से बता दिया है। कहाँ है, इधर कहीं होगा चक्रवात, शायद यहाँ, हाँ नीचे लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिलहाल हम कहाँ थे, भौतिक मुख्य विशेषताएं भौतिक भूगोल की। तो विश्व का जो भौतिक भूगोल है उसमें मेन चीज़ें हैं और कुछ जलवायु की विशेषताओं पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पे एक क्वेश्चन आ गया, या फिर मानसूनी जलवायु पे क्वेश्चन आ गया। खासतौर से मानसूनी जलवायु पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आप देख लेंगे। इसके बाद ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल कर लीजिए। और जब आपने विश्व कह दिया तो ये शामिल है ही, ठीक है ना। लेकिन ये कोष्टक में लिखने का अपना महत्व है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और विश्व भारत सहित, अब यहाँ कोष्टक में लिखने की क्या ज़रूरत थी जब विश्व लिखा हुआ है, भारत सहित लिखने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब है कि भारत पर विशेष ध्यान देना है। भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि ये इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन भूगोल का भी टॉपिक है कि कहाँ पर कृषि वगैरह होता है, खनन होता है, कहाँ पर उद्योग वगैरह होता है, और तृतीय क्षेत्रक सेवा से संबंधित चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अब देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बहुत वर्षा होती है, आर्द्रता है, तो वहाँ एक लिमिट है कि आप किस तरह की आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं। एक जगह ऐसी है जो पूरा परती है, वहाँ पे लोग जो है भेड़ बकरी चराते हैं, तो उसी तरह की तो इकॉनमी बनेगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, ये कारक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को मैं फिर से समझा दूँ, इसमें आप वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। 1 मिनट। और अगर कोई समस्या है, जैसे मैंग्रोव के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, और संसाधनों की बात करें तो कोरल रीफ्स जो हैं वो भी संसाधन है, उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जल अपने आप में एक संसाधन है, जल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उनका वितरण और उससे संबंधित जो पक्ष जुड़े हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़िए। आगे जो आपको पढ़ना है, और यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये जो टॉपिक है हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या है, आपको पढ़ना है भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में स्टैटिक जानकारी की ज़रूरत होती है, कभी कभी भारत का आधार बना के पूछ लिया जाता है। सुनामी से संबंधित चीज़ें आपको टेक्निकल, जैसे सुनामी आपको पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो सुनामी को प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ दिया जाएगा, या इसको जो है ग्लोबल वार्मिंग के आसपास कहीं खड़ा कर दिया जाएगा, उससे आप देखिए। ज्वालामुखी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्वालामुखी को आपको समझना है। चक्रवात से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, कहने का मतलब ये कि ये जो हमने पढ़ा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे जो पहले टॉप लिस्ट पे है वो है चक्रवात। चक्रवात के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया भी आपको। चक्रवात से अक्सर क्वेश्चन आए हैं। चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी क्या खासियत है, जो उपोष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी क्या खासियत है, दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। अब देखिए, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि जल स्रोत या हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जात में परिवर्तन और इस प्रकार के प्रभावों के परिवर्तनों के प्रभाव। अब इसका क्या मतलब है, ये लाइन इतनी थोड़ी सी टेढ़ी है कि थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, मैं आपको सिंपल करके बता देता। क्या है, जो भूगोल है, भूगोल में अभी ऊपर हम बात करते हैं स्थल मंडल बाकी चीज़ें, तो भौगोलिक विशेषताओं को हमें इस रूप में देखना है, खासतौर से जल स्रोत और हिमावरण वाले जो क्षेत्र हैं, कि वहाँ पर किस किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, खासतौर से मानव के कारण, और उन बदलावों को समझना है। उन बदलावों से वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो जंगली जीव हों, चाहे हम इंसान हों, हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं। जैसे यूपीएससी ने एक बार परमाफ्रॉस्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया था। अब परमाफ्रॉस्ट हम क्या समझें, साफ साफ लिखा है कि जल स्रोत और हिमावरण सहित चीज़ें हमको पढ़नी है।
परमाफ्रॉस्ट उसी से रिलेटेड है, वो पिघल रहा था, करंट में वो चीज़ें थी, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ये टॉपिक्स हो गए। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में लोग बहुत कम बातें करते हैं, नहीं के बराबर बात करते हैं। आपको पहली नज़र में दिखेगा कि ये किताबी चीज़ें हैं, किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए। 80% जो क्वेश्चंस आएंगे जीएस पेपर फर्स्ट में वो करंट पर आधारित होंगे। ध्यान रखिएगा, करंट पर आधारित होने का मतलब समझ लीजिए। चक्रवात से अगर किसी साल क्वेश्चन आया तो यूपीएससी का ऐसे नहीं कि चलो मन करता है चक्रवात पूछ लेते हैं। कभी न कभी आसपास 6 महीने साल भर में ऐसा हुआ होगा कि कोई बड़ा चक्रवात आया होगा, उसकी चर्चा हुई होगी। इतिहास के प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ऐसे ही नहीं पूछे जाते। कोई न कोई ऐसी घटना घटी है, कोई व्यक्ति चर्चा में रहे हैं जिनकी वजह से इतिहास की कोई घटना चर्चा में आ गई है, या यूपीएससी उम्मीद कर रही है कि इस बहाने आप जाकर उस घटना को पढ़िए। किसी व्यक्ति पर यूपीएससी पूछ लेती है, जैसे गांधी जी पे पूछ लिया था, तो ऐसे ही थोड़ी पूछ लिया था, 150 वर्ष हुए थे जयंती के, पूछ लिया। तो इस तरह से आपको देखना होता है कि इसमें भी अगर और संक्षिप्त करना है तो आपको करंट अफेयर पर नज़र बना कर रखनी होती है, और उसी के आधार पर वहीं डोर है, वहाँ से पकड़ते 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 जाएंगे तो पता चलेगा कि इस साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और इसी के आधार पर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, कुछ दिनों में आपको लिस्ट दे दूँगा, और क्वेश्चन कितने लड़े हैं वो मैं आपको सीधे सीधे दिखा दूँगा। ठीक है जी। तो बस फर्स्ट पेपर का सिलेबस ये है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स में, जैसे मान लीजिए टॉपिक नंबर 12 है, तो टॉपिक नंबर 12 में 2013 से लेकर अब तक कितने क्वेश्चन आए हैं इसके जस्ट नीचे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। 2013 में पूछा गया, 14 में, 15 में, ऐसे यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। इस तरह की किताबें नहीं हैं। किताबें मार्केट में आपको मिलेंगी मुख्य परीक्षा की, तो या तो सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पेपर वाइज इकट्ठा करके दे देंगे, या मोटा मोटा सेक्शन बना के दे देंगे, लेकिन एग्जैक्टली उसी टॉपिक से संबंधित क्या पूछा गया है, इस तरह की किताबें नहीं हैं। ये आपके पास होगी, आप उसे बार बार रिवाइज़ करेंगे। और रिवाइज ध्यान दीजिएगा, मैं रिवाइज़ करने की बात कर रहा हूँ, उसको बार बार रिवाइज़ कर करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सिर्फ इतना ही तैयार कर लेते हैं, मान के चलिए 40% तैयारी बिना पढ़े आपकी हो गई, क्योंकि आप अब सही दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। और इसके बाद 3 वीडियोज़ और आएंगी, मैं समझाऊँगा कि ये सिलेबस है, इसमें यहाँ से चीज़ें आती हैं। और उसके बाद से अभी फ़िलहाल हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स आपको PDF नोट के रूप में मिल जाएंगे, और वीडियोज़ धीरे धीरे आती रहेंगी। अगर आपके पास PDF नोट नहीं है तो सीधा सा उपाय है, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे PCS की, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जानकारी ले लेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से संपर्क करेंगे। हो सकता है कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको दोबारा वीडियो भेजा जाएगा कि देख लीजिए आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ाए हैं हमने, और थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना है तो इससे बढ़िया विकल्प आपके पास कहीं नहीं मिलेगा। खोज लीजिए, चाहे मार्केट में जाइए, चाहे यूट्यूब पर जाइए। ठीक है, कम पढ़िए, वो पढ़िए जो काम का है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए, और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।